हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 72 के बारे में। और ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से जितने भी अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप इन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है जो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहूंगा कि मैं सोच रहा हूं जैसे हमने उत्तराखंड की ये पोस्टमार्टम क्लासेस चला रखी है, हिंदी की भी पोस्टमार्टम क्लासेस चल रही है, तो क्यों ना दोस्तों जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज शुरू कर दी जाए कि कोई भी एक टॉपिक उठा लिया जाए, उस टॉपिक से मैं आपको 10-10 प्रश्न करवा दूंगा और उस 10 प्रश्नों के आधार पर जो भी उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनका करवा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि जीएस की सीरीज का क्या करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, अगर 100 से 150 लोग भी अगर एग्री करते हैं तो फिर आपकी ये जीएस वाली सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा उत्तराखंड की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको मॉक टेस्ट कोर्सेज और फ्री टेस्ट सीरीज सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे सारा मटेरियल दोस्तों पेड का ही है, वहां पे आपको कम से कम 15 से 20 दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें से 10 टेस्ट आपको फुल लेंथ के मिल जाएंगे और 10 टेस्ट आपको उत्तराखंड के मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पे जितनी वीडियोज है उतनी देख लीजिएगा दोस्तों, उत्तराखंड के लिए सफिशियंट है। और हिंदी की जो पोस्टमार्टम क्लासेस चल रही है उसको भी आप जरूर फॉलो करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया। प्रश्न था काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, यानी कि आईआईएम याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है, तो आईआईएम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? काशीपुर में स्थित है, जो कि उधमसिंह नगर जनपद में पड़ता है। तो आईआईएम की स्थापना की गई थी किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं में, 9वीं में या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो आईआईएम है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों नवंबर 2011 में। कब? नवंबर 2011 में। और उसका उद्घाटन किसने किया था? कपिल सिब्बल ने किया था। इसी कारण कहा जाता है कि आईआईएम भारतीय प्रबंधन संस्थान के संस्थापक के रूप में कपिल सिब्बल को जाना जाता है। कब हुई थी स्थापना? नवंबर 2011 में। अब प्रश्न पूछा गया, स्थापना से नहीं पूछा गया दोस्तों, प्रश्न पूछा गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही दोस्तों हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक चली थी? 2007 से लेकर के 2012 तक हमारी दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसी के बीच में 2011 में हमारी काशीपुर में आईआईएम की स्थापना होती है। याद रखना है दोस्तों आपको काशीपुर के बारे में, ठीक है। काशीपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ढेला नदी के किनारे यह स्थित है, याद रखना है आपको, ठीक है। एक और प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि काशीपुर के संस्थापक काशीनाथ अधिकारी हैं जो कि किस चंद शासक के दरबार में रहते थे। तो काशीनाथ अधिकारी जिन्होंने काशीपुर की स्थापना की वो बाज बहादुर चंद के दरबारी थे। अगर बाज बहादुर चंद ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों तो बहुत सारी किताबों में आपको देवी चंद भी इसका आंसर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि काशीपुर की स्थापना कब की गई। तो काशीपुर की स्थापना 1639 के आसपास में काशीपुर की स्थापना की गई थी। और टाइम पीरियड के हिसाब से इसी प्रकार बाज बहादुर चंद के समकालीन ये माना जाता है। और ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो काशीपुर बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन चिकित्सा सेवा कब से प्रारंभ की गई थी। 108 नहीं देगा, तो याद रखना दोस्तों आपको 2008 से शुरू की गई। देखिए आपातकालीन चिकित्सा सेवा क्या होती है? 108 होती है ना, एम्बुलेंस जिसे हम कहते हैं, एम्बुलेंस 108। तो 108 से याद रखना आपको 2008 में दोस्तों राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना सेवा 108 प्रारंभ की गई थी। कब से? 2008 से। मुख्यमंत्री कौन थे इस टाइम पे? BC खंडूरी, भुवन चंद खंडूरी जी इस टाइम पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। और इसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर एक्यूरेट डेट पूछेगा दोस्तों 15 मई 2008 को आपातकालीन सेवा योजना की शुरुआत की गई थी एम्बुलेंस के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों इसी योजना के पैरेलल में एक हमारी और योजना होती है जो है डोली योजना, डोली सेवा योजना। देखिए बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं, कुमाऊं गढ़वाल में तुम्हें पता है हमारा एक पर्वतीय जनपद है, तो बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। तो वहां पर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, किसी की तबियत खराब हो जाए तो उसके लिए डोली की सुविधा की गई है कि गांव वाले क्या होंगे, डोली में पकड़ के उन्हें रोड तक लाएंगे, फिर रोड में एम्बुलेंस जाएगी। तो जो गाँव से लेकर रोड में पहुंचने तक जो डोली सेवा का प्रारंभ कब से किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका या इस सेवा की शुरुआत कब से की गई थी? 17 अप्रैल 2012।
17 अप्रैल 2012 से दोस्तों उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत की गई थी। कब? 17 अप्रैल 2012। याद रखना है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब यहीं से दोस्तों एक और हमारा प्रश्न आता है, योजनाएं तो कई सारी हैं, मैं आपको एक दो इंपोर्टेंट ही योजनाएं बता रहा हूं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस की शुरुआत कब से की गई थी? तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस की शुरुआत दोस्तों अप्रैल 2005 से की गई थी। कब से? अप्रैल 2005 से की गई थी। अगला है, उत्तराखंड में दोस्तों महिला सशक्तिकरण वर्ष की घोषणा कब की गई थी, या महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था? तो 2006-7 को, 2006-7 को दोस्तों महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। यहीं से एक प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 2008 में। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक प्रश्न आता है, उत्तराखंड में खुशियों की सवारी योजना, खुशियों की सवारी योजना कब से शुरू की गई थी? तो मार्च 2013 में दोस्तों खुशियों की सवारी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये कुछ हमारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं से संबंधित है, या फिर हम कह सकते हैं चिकित्सा से संबंधित है, तो आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भेंकल ताल तथा ब्रह्मा ताल दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, चमोली में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में या बागेश्वर में। तो भेंकल ताल और ब्रह्मा ताल दोनों हमारे दोस्तों कहाँ? चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद जिसकी स्थापना दोस्तों 24 फरवरी 1960 को हुई थी, और चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है। अब चमोली जनपद में ही प्रसिद्ध ताल है क्या? भेंकल ताल और दोस्तों क्या? ब्रह्मा ताल। इसी के साथ साथ चमोली जनपद में हमारे कुछ और ताले भी स्थित है, जैसे कि दोस्तों क्या? होमकुंड ताल कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। हेमकुंड ताल, हेमकुंड ताल भी दोस्तों कहाँ स्थित है? चमोली में ही स्थित है। ठीक है, और इसी हेमकुंड ताल को दोस्तों और क्षीर सागर ताल, ठीक है, सतोपंथ ताल, सतोपंथ ताल भी कहाँ स्थित? चमोली में स्थित है। और काक भुसुंडी ताल, काक भुसुंडी ताल भी हमारी चमोली में स्थित है। लिंगा ताल, लिंगा ताल भी चमोली में फूलों की घाटी के बीच में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों झल ताल, झल ताल भी चमोली में स्थित है। मणिभद्र ताल भी चमोली में स्थित है। सिद्ध ताल भी चमोली में स्थित है। आदि मात्रका ताल भी चमोली में स्थित है। गौना झील भी दोस्तों चमोली में स्थित है। और बेनीताल, बेनीताल भी कहाँ स्थित है? चमोली में ही स्थित है। ये कुछ हमारी चमोली जनपद की महत्वपूर्ण तालें हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और हेमकुंड और होमकुंड में काफी महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पहले भी पूछा गया। ठीक है, हेमकुंड जो ताल है उसे दोस्तों रूपकुंड, रूपकुंड, ठीक है, रूपकुंड ताल भी कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है, जिसे मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है। क्या? मिस्ट्री लेक के नाम से रूपकुंड ताल को जाना जाता है। वहीं जो होमकुंड ताल है वह दोस्तों नंदा राज्यात यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में भी जानी जाती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। एक बार तो दोस्तों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ताल के किनारे नंदा देवी मंदिर स्थित है? ठीक है, इस टाइप का एक प्रश्न था, तो उसका आंसर था क्या? बेनी ताल। ठीक है, बेनी ताल। तो ये चमोली जनपद की तालों का पोस्टमार्टम हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वह शिखर जो शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, कौन सा है? भागीरथी पर्वत, चौखंबा पर्वत, त्रिशूल पर्वत या फिर सतोपंथ पर्वत। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका क्या? त्रिशूल पर्वत, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, शिवधाम के रूप में जाना जाता है और भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर यह हमें भिन्न भिन्न दिखाई देता है। अब त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी दोस्तों? त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई लगभग 7120 मीटर। कितनी? 7120 मीटर। ठीक है, अब हम बात करें त्रिशूल पर्वत, चौखंबा पर्वत, सतोपंथ पर्वत और भागीरथी पर्वत। तो सतोपंथ पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? यह हमारा चमोली जनपद में ही स्थित है। क्या? सतोपंथ पर्वत। ठीक है, चौखंबा पर्वत भी कहाँ स्थित है? चौखंबा पर्वत दोस्तों हमारा चमोली में स्थित है। और वहीं भागीरथी पर्वत भी हमारा कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में ही स्थित है। सारे जो पर्वत हमारे चमोली जनपद में स्थित है। अब चमोली के कुछ और प्रसिद्ध पर्वतों के बारे में बात करते हैं। राज्य की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है, नंदा देवी चोटी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, चमोली में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कामेट पर्वत चोटी 7756 मीटर, चमोली में स्थित है। और ये ऊंचाइयां भी आपको याद रखनी है। एग्जामिनर क्या कर रहा है? डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछ दे रहा है कि कामेट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ये ऊंचाइयां आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ में दोस्तों बद्रीनाथ चोटी भी चमोली में स्थित है, या बद्रीनाथ पर्वत, चौखंबा पर्वत या चौखंबा चोटी चमोली में स्थित है, सतोपंथ पर्वत या सतोपंथ चोटी चमोली जनपद में स्थित है। नीलकंठ पर्वत दोस्तों, क्या? नीलकंठ पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ठीक है, हाथी पर्वत, हाथी पर्वत भी कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। और गौरी पर्वत, गौरी पर्वत भी चमोली में स्थित है। स्लीपिंग लेडी पर्वत, स्लीपिंग लेडी पर्वत, ठीक है, स्लीपिंग लेडी पर्वत भी कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों देवस्थानम पर्वत और मुकुट पर्वत, देवस्थानम पर्वत और मुकुट पर्वत भी चमोली में स्थित है। हरदेवल पर्वत, हरदेवल पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। नंदा घुंगटी पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। दूनागिरी पर्वत या फिर द्रोणगिरी पर्वत, दूनागिरी या फिर द्रोणगिरी पर्वत चमोली में स्थित है। ठीक है, और नर
और नारायण पर्वत भी हमारा कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। तो चमोली जनपद के पर्वतों का भी हमने पोस्टमार्टम कर लिया है। ये सारे पर्वत आप लोगों को याद रख लेने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 2015, 2017, 2018 या फिर 2019। तो राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना दोस्तों शुरू की गई थी 2015 में, और डेट पूछा जाएगा तो 15 अगस्त 2015 को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत महिलाओं को उद्यम शुरू करने में 25 से 30% सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही थी। इसी कारण महिलाओं में उद्यमता को बढ़ाने के लिए, उनके उद्योग या विकास को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये हमारी योजना शुरू की गई थी। क्या, महिला उद्यमिता विकास या विशेष प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अब इसी का दोस्तों एक सिमिलर नाम और है, जो कि एक हमारी योजना शुरू हुई है 2019 में। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और शायद ये दोस्तों इसी योजना को अपडेट करके बाद में हमारी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2019 में शुरू कर दी गई थी। तो दोनों याद रखने हैं। अगर पूछा जाएगा कि राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना कब से शुरू हुई, 15 अगस्त 2015 को। और यहीं से दूसरा प्रश्न अगर पूछा आता है कि राज्य में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना ये कब से शुरू हुई, ये हुई थी 15 अगस्त 2019 से। ये आपको डायरेक्टली याद करना है। अब दोस्तों जैसे जननी सुरक्षा योजना है, जो कि महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। देखिए, जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है जननी सुरक्षा योजना। कब, 2005 में। सबला योजना दोस्तों, सबला योजना जो कि किशोरियों से संबंधित है, कब से शुरू हुई थी, ये हुई थी 2010 से। सबला योजना कब से शुरू हुई थी, 2010 से, नवंबर 2010 के आसपास से ही शुरू हुई थी। ठीक है, इसी के साथ नंदा गौरा योजना या गौरा देवी कन्याधन योजना, ये भी किससे संबंधित है, ये भी लड़कियों से ही या महिलाओं से ही संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ये भी महिलाओं हेतु चलाया गया है। ठीक है, वंदे मातरम परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या, वंदे मातरम परियोजना या योजना जो कि 9 जनवरी 2004 को शुरू की गई थी। वंदे मातरम योजना किसका, 9 फरवरी 2004 को शुरू की गई थी। किससे संबंधित है, गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से संबंधित है वंदे मातरम योजना। किशोरी शक्ति योजना जो कि 2000-2001 के आसपास शुरू की गई थी। स्वधार योजना, मोनाल परियोजना, प्रसूति प्रसूतिता कार्यक्रम और आयु पालना योजना, खिलती कलियां योजना, ये सारी योजनाएं किससे संबंधित है, महिलाओं से ही संबंधित हैं। फिलहाल आप इतनी योजनाएं याद करिएगा। और अगर आपको योजनाएं डिटेल में जाननी है ना, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है दोस्तों यूट्यूब पे, योजनाएं, सारी योजनाएं, उसमें 70 से 80 योजनाएं हैं। तो आप सर्च करिएगा उत्तराखंड प्रमुख योजनाएं बाय उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आंसर है 2015। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि कुमाऊं की सबसे प्राचीन बस्ती के नाम से किसे जाना जाता है, जहां से बौद्धकालीन मूर्तियां भी मिली हैं। तो कुमाऊं की दोस्तों सबसे प्राचीन बस्ती के नाम से जाना जाता है किसको, ढिकुली को। किसको, ढिकुली को। और ये ढिकुली कहां पड़ता है दोस्तों, नैनीताल जनपद में पड़ता है ढिकुली, रामनगर से थोड़ा सा आगे को जाके। ठीक है, और ये ढिकुली के बारे में आपने दोस्तों कत्यूरी राजवंश में ही पढ़ा होगा कि कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी भी कहां स्थित थी, ढिकुली में ही स्थित थी। और ढिकुली का नाम आपने एक प्रक्षेप में और पढ़ा होगा दोस्तों, जो कि था हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी द्वार, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी द्वार के रूप में भी ढिकुली को ही जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामनगर के पास में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। और यहीं से हमारी बौद्धकालीन मूर्तियां मिली हैं। और इसी को उत्तराखंड की, या हम कह कुमाऊं की सबसे प्राचीन बस्ती के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप उत्तराखंड की भी सबसे प्राचीन बस्ती से कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों क्या, ढिकुली। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्या, पूर्वी द्वार। अब पूर्वी द्वार तो ढिकुली है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पश्चिमी द्वार कौन सा है दोस्तों, वो है कोट द्वार। वो है कौन सा, कोट द्वार। ठीक है, बाकी नीति दर्रा या नीति घाटी कहां स्थित है, चमोली में स्थित है। दारमा घाटी कहां स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये भी आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। अब रामनगर दोस्तों, रामनगर के संस्थापक कौन थे, रैमजे, हेनरी रैमजे ने रामनगर की स्थापना की थी। क्योंकि रामनगर को ना पहले रामजी नगर के नाम से जाना जाता था, रामजी नगर। और रामजी नगर यानी कि रामनगर, रामजी यानी कि हेनरी रैमजे को रामजी नाम से जाना जाता था, इसी कारण रामजी नगर की स्थापना किसने की, यहाँ रामनगर की स्थापना किसने की थी, हेनरी रैमजे ने। अब रामनगर रैमजे ने की, तो हल्द्वानी की कैसे भूल सकते हैं, हल्द्वानी की स्थापना किसने की, हल्द्वानी की स्थापना की दोस्तों कमिश्नर ट्रेल ने, कमिश्नर ट्रेल ने। और कब करी थी, 1834 के आसपास में इसकी स्थापना करी थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्कंद पुराण के मानस खंड की शुरुआत किस मंदिर से मानी गई है। देखिए दोस्तों, आपको बताइए कि स्कंद पुराण के 5 खंड थे, जिसमें से 2 खंड हमारे उत्तराखंड से संबंधित हैं। एक है दोस्तों मानस खंड, और दूसरा है हमारा क्या, केदार खंड। अब यहीं से बात आती है कि मानस खंड प्राचीन समय में हमारे कुमाऊं को क्या कहा जाता था, मानसखंड कहा जाता था। और गढ़वाल को क्या कहा जाता था, गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता था। ये तो आप लोगों को याद होगा, 2 खंड थे, केदारखंड और मानसखंड। मानसखंड का संबंध था वर्तमान कुमाऊं से, और केदारखंड का संबंध था वर्तमान गढ़वाल से। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि
स्कंद पुराण के मानस खंड की शुरुआत किस मंदिर से मानी जाती है? पाषाण देवी मंदिर, हाटकालिका मंदिर, नंदा देवी मंदिर या फिर नैना देवी मंदिर? तो स्कंद पुराण के मानस खंड की शुरुआत दोस्तों पाषाण देवी मंदिर से मानी जाती है। और ये पाषाण देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये नैनीताल जनपद में स्थित दोस्तों। नैनीताल जनपद में यहाँ पे हमारा नैना देवी मंदिर है। नैना देवी मंदिर के जस्ट आगे ठंडी सड़क में ऊपर साइड को एक मंदिर है जो है पाषाण देवी मंदिर, और यहीं से हमारी मानस खंड की शुरुआत मानी जाती है। और ये पॉइंट दोस्तों मानस खंड किताब में डायरेक्टली दिया गया है जो कि हेमा ध्यानी द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाषाण देवी मंदिर कहाँ से? नैनीताल में स्थित है। हाट कालिका मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में स्थित है। नंदा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है और चमोली में भी स्थित है। और नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारा नैनीताल में ही स्थित है और इसके अलावा कहीं अन्य स्थानों पर भी स्थित है। ठीक है, हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में स्थित है। और हट्टालिका मेला दोस्तों कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। ये कुछ एडिशनली पॉइंट है जो आपके आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ी नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है? शेर का डांडा, चाइना पीक, अयार पाटा पहाड़ी या फिर कश्यप पहाड़ी? देखिए दोस्तों, शेर का डांडा नैनीताल जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही है। चाइना पीक जिसे नैना पीक भी कहते हैं नैनीताल जनपद में स्थित है। और नैनीताल जनपद की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चाइना पीक है जिसे नैना पीक भी कहते हैं। यहाँ से चीन की दीवार भी दिखती है, ऐसा माना जाता है। तो चाइना पीक, नैना पीक दोनों एक ही हैं दोस्तों, अलग अलग नाम से जानी जाती है, जो कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। अयार पाटा पहाड़ी ये भी हमारी नैनीताल जनपद में स्थित है। तो कौन सा नैनीताल में स्थित नहीं है? कश्यप पहाड़ी दोस्तों हमारी नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है। कश्यप पहाड़ी इसे काशी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या कसार पहाड़ी के नाम से भी जाना, या कसार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और यहीं से एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कसार देवी मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कसार देवी मंदिर का आंसर दिया था कश्यप पहाड़ी पर स्थित है, या फिर कसार पहाड़ी पर स्थित है भी आप कह सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हिमपुत्र की संज्ञा राज्य के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को दी जाती है? अब देखिए दोस्तों, हिमपुत्र, हिमालय पुत्र, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में दिया गया है कि हिमालय पुत्र कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत को और हिमपुत्र कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को, जबकि कुछ किताबों में दिया गया है कि हिमपुत्र कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत जी को और हिमालय पुत्र कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे एक्चुअलिटी में देखा जाए जो विशेष उपाधि के रूप में जानेंगे दोस्तों, तो हिमपुत्र की संज्ञा किसको दी जाती है? हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हिमपुत्र की संज्ञा दी जाती है। कौन? हेमवती नंदन बहुगुणा जी। और यही अगर दूसरा प्रश्न आपसे बनता है कि हिमालय पुत्र की का मतलब किसे बोला जाता है, तो हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है गोविंद वल्लभ पंत जी को। तो ये दोनों नाम आपको पैरेलली याद रखने हैं दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत जी और हेमवती नंदन बहुगुणा जी। बाकी इन लोगों के बारे में मैं पहले आपको बहुत बार बता चुका हूं, इतना ही करते हैं आज। देखिए, हिमालय पुत्र गोविंद वल्लभ पंत है और हिमपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा। अगर दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों नाम आपको ऑप्शन में ना मिले, ठीक है, दोनों नाम ऑप्शन में ना मिले, तो ये भी आपको विशेषता ध्यान रखना है, जो कि आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट बनता है। आप थोड़ा सा गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में जानना चाहते हो, जान सकते हैं दोस्तों कि 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं, ठीक है, और 1914 में प्रेम सभा की स्थापना करते हैं। काशीपुर में हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में होती है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों नैनीताल में ही एक कृष्णापुर सत्याग्रह आश्रम भी खोला था, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि नैनीताल में कृष्णापुर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने करी थी? गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी। गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म एग्जाम में पूछा जा चुका है 10 सितंबर 1887। अब उत्तराखंड में दो गोविंद वल्लभ पंत हैं दोस्तों, एक है लेखक और दूसरे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पूछा गया था 10 सितंबर 1887। अल्मोड़ा के खूट गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था क्या? मनोरथ पंत, और इन्हें हिमालय पुत्र नाम से जाना जाता है। इनके दोस्त इसे इन्हें महाराष्ट्र नाम से जानते थे। 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोविंद वल्लभ पंत जी ही बने थे। इतने पॉइंट आपको इनसे इंपोर्टेंट याद रखने हैं, जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है? रिंगाल का वास्तविक नाम यानी कि दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक नाम के संदर्भ में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। कैनबिस सैटाइवा, किम्बा बुम्सा फलकाटा, माइरिस एस्कुलेटा और उपरोक्त में से कोई नहीं। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में ये प्रश्न पूछा चुका है दोस्तों। तो रिंगाल का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? वह है किम्ना बम्बूसा फलकाटा। किम्ना बम्बूसा फलकाटा ये किसका है? रिंगाल का वनस्पति नाम रिंगोला, इसका रिंगाल जिसका सूप बनती है, दरी बनती है, मोस्टा बनता है। एक बार प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि उत्तराखंड में सूप, दरी, मोस्टा बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, या किस का प्रयोग किया जाता है, किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? रिंगाल के वृक्षों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने पहाड़ में देखा होगा, डाल जो घास वास काटने के लिए फांचे टाइप के बने रहते हैं, वो सारे रिंगाल की लकड़ी के ही प्रयोग में किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से ये टॉपिक थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, तो यहाँ से एक या दो कॉन्सेप्ट में और हम बात करेंगे। जैसे कि पूछ लेगा आपसे कि बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है या बांस का वानस्पतिक नाम क्या है, तो वह है क्वेरक्स इनकेना। क्या? क्वेरक्स इनकेना बांस का वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार पूछ देगा आपसे किल्मोड़ा
किलमोड़ा जिसका उपचार जिसका पीलिया विलिया के उपचार में भी काम होता है, किलमोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है बर्बेरिस एशियाटिका। बर्बेरिस एशियाटिका। ऐसे ही पूछ देगा दोस्तों, चीड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चीड़ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्या? पाइनस रोक्सबर्गी। पाइनस रोक्सबर्गी। ऐसे ही आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि बिच्छू घास, बिच्छू घास जो कि काफी फेमस घास रहती है, जिसे हम कंडाली नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बिच्छू घास कहें या फिर कंडाली भी कहें, जो कि बचपन में आप लोगों को बहुत लगाई होगी, घर वालों ने, सब्जी भी बनती है इसकी। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है आर्टिका डायोका। आर्टिका डायोका, ठीक है। इसी के साथ में चीड़ का मैंने आपको बता दिया, पाइनस रेक्स बर्गी। एक और बात कर लेते हैं काफल, क्योंकि उत्तराखंड का राज्यफल काफल है, तो काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है माइरिका एस्कुलेटा। क्या? माइरिका एस्कुलेटा, ठीक है। अभी कुछ लोग भांग के शौकीन भी होंगे, तो चलिए भांग का भी बता देते हैं। तो भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है कैनबिस सैटिवा। क्या? कैनबिस सैटिवा। और सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस पुमिला। क्या? मेलस पुम्बिला। ये डायरेक्टली दोस्तों आप डायरेक्टली इनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट भी है। बाकी कीड़ा जली उत्तराखंड में क्या है? एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों एक बार, उत्तराखंड में कीड़ा जली क्या है? तो कीड़ा जली क्या है उत्तराखंड में? एक प्रकार की औषधि है जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हमें मिलती है। इसे दोस्तों यारसा गुम्बा भी कहा जाता है। यारसा या गुम्बा औषधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, और आज का दोस्तों आपका होमवर्क का एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ उत्तराखंड, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें दोस्तों। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो हमारी एप्लीकेशन को दोस्तों जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको कई सारे टेस्ट सीरीजेस भी मिल जाती हैं। और उत्तराखंड का दोस्तों अभी हमने एक नया बैच शुरू किया हुआ है टेस्ट सीरीज का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।